जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित चल रही है और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। साथियों, प्रश्नावली 5.3 आज अपने यहाँ पर आज समाप्त होने वाली है, फिनिश होने वाली है। अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 तक साथियों कवर कर लिए हैं। अब अपने पास क्वेश्चन बच रहे मात्र 3, 18, 19 और 20। साथियों, तीनों क्वेश्चनों को आज अपनी क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। तो साथियों, अपन सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है साथियों, ये आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। मैं इसको आपके सामने अच्छे से रीड कर लेता हूँ और अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन की भाषा क्या कहना चाहती है। तो यहाँ देखिए बोला गया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींच करके एक सर्पिल बनाया गया। यानी हर बार त्रिज्या 0.5 बढ़ रही है और अपने को हाफ सर्किल बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? आधे आधे सर्किल क्या कर रहे हैं, हर बार अपन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे सर्पिल अपन बनाए जाते हैं। जैसा कि आकृति आपको 5.4 यानी आपको आकृति भी स्क्रीन के अंदर दिख रही होगी कि आकृति कैसे बन रही है। इस तरह से क्रमागत अर्धवृत्तों से 13 बनाए जाते हैं। अब ऐसे अपन हाफ सर्किल कितने बना रहे हैं साथियों, देखना आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा कि पहले अपन हाफ सर्किल बनाया जैसे L1, फिर अपन नीचे बनाया L2, फिर ऊपर L3, फिर L4। ऐसे अपन कितने बना रहे हैं? 13 हाफ सर्किल बना रहे हैं। कितने बना रहे? 13। और हर बार त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? 0.5 त्रिज्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी हर बार सर्किल यानी अर्ध सर्किल की साइज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या काम करना है, उस काम को आप ध्यान से सुने। आपको यहाँ पर बोला गया है कि सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। यानी ये जो आपका टोटल सर्पिल बन रहा है साथियों, हमें उसकी क्या निकालनी है? कुल लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास त्रिज्याएं क्या क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आपके पास जो सर्पिल है उसकी लंबाइयां आपके पास L1, L2, L3 और इस प्रकार L13 है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं 18। कौन सा कर रहे हैं? 18। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सर्पिल बन रहे हैं L1, L2, L3, तो यहाँ पर सबसे पहले उन सर्पिल को मान लेते हैं कि माना सर्पिल की लंबाइयां वो मैंने मान ली L1, L2, फिर मैंने मान ली L3। इस प्रकार से करके कितनी है हमारे पास? L13। ये हमारे पास लंबाइयां है, ठीक है। अब इसकी अपन एक एपी बनाएंगे, लंबाइयों की क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे। और एपी बनाने के बाद साथियों हम क्या करेंगे, उसका अपन योग निकालेंगे। जो योग आएगा वही हमारे पास इस सर्पिल की वास्तविक लंबाई होगी। ध्यान से देखना इस सवाल को। यहाँ पर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास त्रिज्याएं क्या क्या है, तो त्रिज्याओं की बात करते हैं तो R1 बराबर हो जाएगा आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या शायद 0.5 से शुरू करी है ना, 0.5, बिल्कुल 0.5 हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं R2 कितना है, तो वो हो जाएगा 1.0। फिर बात करते हैं R3 कितना है, तो वो हो जाएगा 1.5। R4 कितना है, तो वो हो जाएगा 2.0। इस प्रकार से आपकी त्रिज्या भी क्या होती जा रही है? 0.5 बढ़ती जा रही है। तो ध्यान से देखना, सर्पिल की लंबाई मैंने मान ली L1, L2, L3, Ln और L13 तक मान ली, और ये आपके पास क्या चल रही है? त्रिज्या चल रही है। अब देखो सर्पिल जो आपके पास L1 लंबाई आ रही है वो आपका एक अर्धवृत्त है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आपको L1 दिख रहा है वो एक आधा वृत्त है। क्या है? आधा वृत्त। और उस आधे वृत्त में त्रिज्या कितनी काम आ रही है? 0.5। क्योंकि आपका L2 जो आधा सर्किल बन रहा है नीचे की तरफ, वो जो L2 आपका आधा सर्किल बन रहा है जो नीचे की तरफ बन रहा है, उसमें त्रिज्या कितनी काम आ रही है? तो उसमें त्रिज्या काम आ रही है 1.0। यानी धीरे धीरे जब आपका L1, L2, L3, L4 हाफ सर्किल आगे आगे बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपकी उनकी त्रिज्या भी 0.5 क्या होती जा रही है साथियों? बढ़ती जा रही है। तो हमें यहाँ पर क्या करना साथियों कि हमें L1 लंबाई निकालनी है। ध्यान से देखना, L1 लंबाई निकालनी है, यानी आपको जो हाफ यहाँ पर जो सर्किल वो दिख रहा है उसमें आपको L1 यानी ऊपर वाले अर्धवृत्त की लंबाई निकालनी है। अर्धवृत्त की लंबाई कैसा आती है? तो आपके पास अर्ध परिधि आ जाएगी। देखो परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। आपको अर्ध परिधि चाहिए, आप क्या करोगे? 2πr/2 करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन निकालते हैं 9, अपन निकालते हैं L1। L1 कितना आएगा साथियों? तो 1/2 इंटू 2πr1 आ जाएगा, ठीक है। अपन L1 निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर R1 काम आएगा, क्योंकि L1 के लिए त्रिज्या कितनी है? R1 है। अब यहाँ पर देखिए
2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा आपके पास पाई R1, कितना आ जाएगा पाई R1। अब पाई का मान कितना चल रहा है आपके पास 22/7 चल रहा है, कितना चल रहा है ध्यान से देखो इसको, 22/7 इंटू R1 कितना हो जाएगा साथियों आपके पास, तो R1 हो जाएगा आपके पास 0.5 हो जाएगा, पॉइंट को हटाओ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसको काटो कितनी बार कट रहा है 11 बार, इसको काटो कितनी बार कट रहा है 2 पंजे 10, 5 बार कट रहा है, 5 से 5 कट गया, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 11/7 सेंटीमीटर, यह आया L1। इसी प्रकार आप मुझे बताओ L2 कितना होगा, तो वो हो जाएगा पाई R2, देखो ये पाई R1 हुआ तो ये पाई R2 हो जाएगा, ये आपका सिस्टम सेम चलेगा, ठीक है। तो पाई R2 का मतलब हो जाएगा 22/7 इंटू R2 कितना चल रहा है आपके पास 1.0, यानी 1/, कितना चल रहा है 10.0, ये 0.0 है तो आपके बटे में कितना आ जाएगा 10, वैसे 1.0 तो पॉइंट हटाओगे तो भी वही आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.0 का मतलब 1 होता है तो ये आ जाएगा 22/7 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए L3 वो आ जाएगा आपके पास पाई R3 बराबर 22/7 इंटू ये कितना आपके पास 1.5, R3 कितना है 1.5, ये आ गया 1.5 बटेवा, ये हटाएंगे तो 10 आएगा, काटो 5 के पाड़े से 3 बार, ये 2 बार, ठीक है, ये फिर 11 बार कट रहा है, 11 ये 33/7 हो जाएगा, 33/7। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या है सिस्टम चलता जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर एपी क्या बनी है, अतः आप एपी क्या बनी है वो देखिए, तो वो बनी है आपके पास 11/7, L1 कितना है 11/7, L2 कितना है 22/7, L3 कितना है 33/7, इस प्रकार से ये चल रही है। तो हमें क्या करना साथियों, इस प्रकार से ये जैसे L1 यानी पहले आधे वृत्त का अपने पास अर्ध सर्पिल की लंबाई, दूसरे अर्ध सर्पिल की लंबाई, तीसरे अर्ध सर्पिल, ऐसे कितने अर्ध सर्पिल बन रहे हैं 13 बन रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 13 अर्ध सर्पिल की लंबाइयों का योग करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पास उस टोटल सर्पिल की लंबाई आएगी। तो यहाँ पर देखना हमें S13 ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखना आप इस चीज को। सबसे पहले आप देखोगे तो ए कितना आपके पास पहला पद कितना मिला 11/7 हो जाएगा, देखो एपी का पहला पद कितना 11/7। अब आपके पास डी कितना है, तो आप बोलोगे सर 22/7 में से 11/7 घटा दो। अब देखो हर समान है ना आपका, तो हर तो वैसा वैसे ही 7 आ जाएगा, और 22 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। जब भी आपका हर समान हो तो हर तो वैसा का वैसा आ जाता है, ऊपर वाली संख्या यहाँ पर प्लस होता तो जुड़ जाती है, और माइनस है तो घट गई, तो 22 में से 11 जाएगा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा, ये आपका डीबी आ गया। एन आपके पास कितना चल रहा है ध्यान से देखो आप, एन कितना 13 है ना, क्योंकि 13 सर्किल बन रहे हैं, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना साथियों, तो S13 ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, इन 13 सर्पिलों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब आपको Sn का सूत्र तो आपको आता ही होगा, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो सूत्र लगाएंगे और हमारे पास इन 13 हाफ सर्किलों की क्या आ जाएगी लंबाइयां आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं Sn का सूत्र लगा देता हूं, अब देखना, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसको यहां से। अब देखना Sn बराबर होता है n/2 और फिर आता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 क्योंकि हमें 13 सर्किलों का योग निकालना है, 13 हाफ सर्किल, पूरे सर्किल नहीं, आधे आधे सर्किल है, n/2 यानी 13/2 आ जाएगा। 2a की जगह कितना चल रहा है साथियों 11/7, तो यह आ जाएगा 11/7 प्लस n माइनस 1 यानी 13 में से एक जाएगा तो 12 आ जाएगा, इंटू 11/, क्या आ रहा है आपके पास 7 आ रहा है। हाँ, ये डीबी कितना चल रहा है 11/7 और ए भी 11/7। अब यहाँ देखना अपन इसको सोल्व करते हैं, यह आ जाएगा S13 बराबर 13/2। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर ले लो, ये 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ से तो बचेगा 11/7 और यहाँ से बचेगा ये 6 बचेगा। देखो 2 कॉमन लेने का मतलब 2 का भाग, यहाँ 2 में 2 का भाग कितनी बार 1 11, और 2 का 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, और ये आ जाएगा 6 इंटू 11/7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से देखा जाए तो वैसे 11/7 भी कॉमन आ रहा था, ठीक है, 11/7 इसमें भी है, 11/7 इसमें भी है, तो आप 11/7 को भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ देख लो, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 11/7 आ रहा है, तो 11/7 को भी मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से देखना, यहाँ से क्या बचेगा, 2 भी कॉमन आ गया, 11/7 भी कॉमन आ गया, तो 1 बचेगा, प्लस प्लस ये 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है 6 बार, 11/7 वैसे ही कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखना ये सोल्व करना थोड़ा आसान हो गया, 2 से 2 कट ही जाएगा, बचा कितना 13 इंटू 11/7 इंटू 1 और 6 कितना होगा 7, तो आप 7 से भी 7 को काट दो,
तो फाइनली आंसर आ जाएगा 13 इंटू 11, गुणा कर दो, 11 3 33 का 3, हासिल का वापस कितना हो जाएगा 3, 11 कम 11, 11 और 3 कितना होता है 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 143 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया है, तो वो 13 हाफ सर्किल जो बन रहे थे उनकी आपके पास लंबाई आ गई है कि सर्किल की लंबाई कितनी होगी। तो इस प्रकार से अपन इस सवाल को कंप्लीट किया है, आप इसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट करें। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहां पर क्या व्यवस्था बोलेगी देखना, 200 लट्टू को, यानी एक लकड़ी के जो लट्ठे हैं उनको क्या किया, 200 लट्ठे हैं, उन लट्ठू को क्या किया गया, एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, यानी लट्ठू की एक ढेरी बनाई जा रही है। उस ढेरी की व्यवस्था क्या, उसको ध्यान से सुनना। सबसे नीचे वाली पंक्ति के अंदर 20 लट्ठे, यानी सबसे नीचे जो आपकी वो पंक्ति है, एक पंक्ति बनाई, उसके अंदर अपन ने 20 लट्ठे रख दिए, यानी 20 लकड़ियां रख दी, क्या रख दी 20। अब उसके बाद अपन 19, फिर 18, फिर 17, एक एक लट्ठा क्या करते जा रहे हैं साथियों, कम कर जाते हैं, 19 18 इत्यादि आदि रखते हैं। और ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाते हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। तो हमें सबसे पहले यह ज्ञात करना है कि, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो यह समझो कि आपके पास लकड़ी के लट्ठे कितने हैं, यानी टोटल लट्ठे आपके पास है 200, यानी जितना भी आपके पास, देखो अब कितनी पंक्तियों में रख रहे हैं ये हमें नहीं पता है, तो हम पंक्तियों की संख्या तो मान लेते हैं, माना कि कितनी है, n है। तो उन n पंक्तियों के अंदर जो लट्ठे आ रहे हैं उनका योग कितना दे रखा आपके पास 200। तो SN आपको कितना दिया गया साथियों 200। इस सवाल को थोड़ा समझे कि SN आपके पास कितना आ गया 200, पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी n, जो कि हमें क्या करना है साथियों, ज्ञात करनी है। अब पहली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे, 20 लट्ठे। तो आप सुनिए कि पहली पंक्ति में 20, तो पहला पद कितना हो गया आपका 20, फिर आपकी सेकंड पंक्ति में वापस 19 कर दिए, फिर 18 कर दिए, तो एपी बन जाएगी आपके पास 20 19 और 18। तो सबसे पहले देखना, माना पंक्तियों की संख्या n है, माना पंक्तियों की संख्या मैंने मान ली n है, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या वो मैंने मान ली n। देखो लकड़ी के लट्ठे कैसे रखे, ये आपको डायग्राम के अंदर अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा कि पहले अपने 20 रख रखे, फिर ऐसे धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते जा रहे हैं। तो पंक्तियों की संख्या मैंने कितनी मान ली है, n मान ली है, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि एपी क्या बन रही है लट्टू के लिए, एपी अपने पास यहां पर बन रही है साथियों, ध्यान से देखो आप, तो एपी बन रही है, सबसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, इस प्रकार अपन कम करते रहे। अब कितनी पंक्तियों के अंदर रख रहे हैं अपन 200 लट्टू को देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ ए कितना मिला आपको, तो ए मिल रहा है आपके पास 20, डी कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे -1, चूंकि एक एक कम करते जा रहे हैं, कम करना मतलब माइनस करना, तो डी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमारे पास यहां पर देखना कि आपके पास एस एन कितना दे रखा है, एस एन दे रखा है 200, कितना दे रखा है 200, क्योंकि एन पंक्तियों के अंदर जो लट्ठे रखे जा रहे हैं उनका योग, क्योंकि हमारे पास है तो 200 लट्ठे लकड़ी के टुकड़े, उनको जमाना है, तो एस एन कितना हो जाएगा हमारे पास 200 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर एन निकालना है, तो अपन एसएन के सूत्र में चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दिया होता है उसी को आगे बढ़ाना होता है, यही सिद्धांत चल रहा है। और अपन ने प्रश्नावली खत्म भी कर दी है कि जो दे रखा उसको आगे बढ़ो। तो यहां पर देखना अपन आगे बढ़ते हैं, चूंकि एसएन बराबर हमने देखा n/2, फिर आता है 2a प्लस n-1 इंटू डी आता है। एसएन की जगह आप कितना लिखोगे 200 लिखोगे, बराबर n हमें मालूम नहीं, फिर आ जाएगा 2a, ए की जगह जाएगा 20 प्लस n हमें पता नहीं, इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अच्छी बात, इसको यहां से क्लोज कर दो, इस 2 को इधर भेजो, तो ये 200 से गुणा कर देगा, क्या जाएगा 200 इंटू कितना हो जाएगा 2, n की जगह n ही रहेगा, 20 इंटू 2 कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा 40 कर सकते हो, प्लस माइनस का एक n से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, तो ये आ जाएगा आपके पास देखना 400, इधर तो आ जाएगा 400, ये आ जाएगा आपके पास, देखो 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, तो ये आ जाएगा बार वाला n ऐसे चलने दो, ये आ जाएगा 41 माइनस n हो जाएगा, 40 और 1 41 माइनस n। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 41n, 41 को n से गुणा करेंगे तो कितना देगा 41n, n को n से गुणा करेंगे तो ये -n² है, ये इधर आपके पास क्या चल रहा है 400। अब देखो ये n² अपने को प्लस का दिखना चाहिए, तो अपन n² को भी इधर लाते हैं और 41n को भी इधर लेके आते हैं, तो अपने पास फाइनली मिलेगा n² इधर आएगा तो ये प्लस का हो गया, 41n इधर आएगा तो माइनस का 41n हो जाएगा, और ये 400 इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लस का 400, उधर क्या बचा, तो अब आपके पास 0 बचा।
कितना बचा 0। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण ही है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। यहां तक आपको दिख रहा होगा। ओके, हमें इस द्विघात समीकरण को क्या करना साथियों, सोल्व करना है, ताकि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर n का मान मिल जाएगा। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार वापस ऊपर देखना कि हमारे पास द्विघात समीकरण है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 प्लस क्या चल रहा है 400 चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना साथियों, 400 लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है 400, क्योंकि यहाँ एक है, एक को 400 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। यहाँ पर अपन एक को इससे गुणा 400। अब हमें क्या करना है 400 लेकर के आना है, लेकिन ऐसी दो संख्याएं सोचनी जिसको गुणा करने से 400 आ जाए, लेकिन जिसको जोड़े करे तो हमें कितना मिल जाना चाहिए 41 यानी 41 मिल जाना चाहिए। तो 41 कैसे ला सकते हैं, अब आप इसके बारे में सोचिए। तो अब जैसे अपन करते हैं 20 इंटू 20 करेंगे, तो 20 इंटू 20 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पर 20 इंटू 20 से कितना हो रहा है 40 हो रहा है। तो 20 इंटू 20 से नहीं बन रहा काम, फिर इसके अलावा और किसको गुणा करें तो अपने काम बन सकता है। 25 को किससे गुणा करें तो 400 आ सकता है। देखिए वहां दिमाग लगाओ, 25 चौक 100 होता है, तो 25 को शायद 8 से गुणा करें तो कुछ काम बनता है। देखना, देखे 25 को 25 चौक 100 200 है, देखिए 8 से गुणा करो, 8 पंजे 40 का 0, हासिल का कितना देगा 4, 8 दूनी 16 और 4 कितना होता है 16। हाँ 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, तो इससे काम नहीं बनेगा। या 8 दूनी 16, यहाँ 16 ले लो, देखे कितना ले लो 16, 16 इंटू करो, देखे 16 इंटू 4 करना, तो 16 पंजे 80, 0 हासिल के 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना होता है तो 40। अच्छा, तो ये टुकड़ा हो जाएगा 25 और 16। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ टुकड़े कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, 20 और 20 है तो आपका काम नहीं बनाना, तो आप ऐसा करो 400 के टुकड़े ये निकाल लो। आपको फैक्टर निकालना आता है ना, गुणनखंड, गुणनखंड निकाल लो। तो 2 का भाग 2 कितनी बार जा रहा है 200 बार जा रहा है, 2 का भाग 2 कितनी बार 100 बार, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 50 बार, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 25 बार। अब कुछ नहीं, अब 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो इससे अपन काम बनेगा, देखना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 25, तो ऊपर तो 16 और यहाँ कितना आ रहा 25, तो 25 को 16 से गुणा करेंगे तो 400, और 25 और 16 को आप जोड़िए कितना आता है तो आपके पास 41 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास माइनस का 41 चाहिए, तो 25 और 16 से माइनस का 41 कैसा आ सकता है, तो माइनस का 25 और माइनस का 16 जोड़ेंगे तो माइनस का 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 41 हो जाएगा। तो फाइनली हमें टुकड़ा कैसे निकाला वो भी आपको समझ आ गया होगा, इसको भी आप नोट कर लेना। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, तो हमें टुकड़ा मिला माइनस का 25 और माइनस का 41। तो यहाँ देखिएगा अपन लिखते हैं एन स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 41n माइनस का 25n प्लस का 400 बराबर कितना चला 0। अब यहाँ से तो केवल n कॉमन आ रहा है, तो n को कॉमन ले लो, यहाँ से n बचेगा और यहाँ से 41 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये बचेगा माइनस का 25 कॉमन आ जाएगा, 25 से 25 कटेगा, ये n आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस कितना होगा माइनस, और 25 का भाग 400 में कितनी बार जाएगा तो 41 बार जाएगा, क्योंकि हमें पता है। अच्छा कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 बार, तो 16 आ जाएगा, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। अरे यहाँ लपड़ा कर दिया ना, यहाँ 16 लिखो, कितना लिखो 16, टुकड़ा अपना पास क्या आया था 16 और 25 आया ना, तो यहाँ 16 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 16। फिर 25 का भाग 400 में कितनी बार जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बराबर कितना चल रहा है 0 चल रहा है। अब देखो n-16 इसको आप बाहर ले लो, n-16 बार आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n-25 बराबर कितना 0। अब दोनों का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई एक कोष्टक 0 है, तो यह बात करते हैं अपन, देखना यदि n-16 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 16, और यदि n-25 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 25। यानी अपन उस लकड़ी के जो गट्टे हैं उसको 16 पंक्तियों में भी लिख सकते हैं, 25 में भी लिख सकते हैं, हमारे पास तो इनके दोनों मान आ रहे हैं। अब कौन सा वाला वैल्यू अपन इसको सही मानेंगे, तो उसको देखना, अपने को यहाँ पर बोला गया है, इसके अंदर क्वेश्चन में बोला गया था, और उस लाइन को मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें बोला गया था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जा सकते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, अगर हमारे पास 16 पंक्तियां बनेगी तो सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सा आएगी 16वां पद आएगा।
वही अपने पास पहला पद, यानी पहली पंक्ति में जो लट्ठे थे वो पहला पद, ये दूसरी पंक्ति में, ये तीसरी में। इसी प्रकार अगर n का मान मैं 16 मान के चलूं तो हमारे पास जो 16वां पद आएगा वही अपने पास अंतिम पंक्ति के अंदर जो लट्टू की संख्या आएगी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान से नोट करें। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ A16, ठीक है ना, अंतिम पंक्ति में लट्टू की संख्या। ठीक है, अब देखना इसमें अपन दो पंक्तियां निकालेंगे। अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या। तो सबसे पहले अगर मैं A16 निकालूं, अगर मैं N16 मान के चलूं, पंक्तियों की संख्या 16 मान के चलूं, तो अपने अंतिम पंक्ति कौन सी होगी? 16वीं। तो अपने पास A16 बराबर आ जाएगा A+15D। क्या आ जाएगा? A+15D। हमारे पास A कितना चल रहा है? 20 चल रहा है। कितना चल रहा है? 20। तो यह आ जाएगा 20 + 15 और D की जगह कितना आ जाएगा? तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा आपके पास 20 ± -15, यानी ये आ जाएगा अपने पास 5। तो अंतिम पंक्ति के अंदर कितने लट्ठे आ जाएंगे? 5 लट्ठे आ जाएंगे। अगर मैं इसको मान कर ना चलूं और अगर मैं मान के चलूं, माना कि अपने पास अंतिम पंक्ति कौन सी है? 25वीं है, तो हमारे पास 25वां पद आएगा। तो A25 बराबर देखना A+24D आएगा। कितना आएगा? 24D। और ये आ जाएगा A+24, यानी A की जगह कितना आएगा? A तो अपने पास पहली पंक्ति में A कितना? 20 है, तो 20 + 24 D की जगह आ जाएगा -1। तो जब आप 20 में से 24 घटाओगे, इसको देखना, जब 20 ± -24 करोगे तो -4 आएंगे, और -4 नहीं हो सकता है। लट्टू की संख्या कभी माइनस में 4 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो अपने पास अंतिम पंक्ति में लट्टू की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों? 5 आ जाएगी। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा? यहाँ तक आपको दिख रहा है, फिर भी मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहां तक देखना। तो हमारे पास देखो लट्टू की अंतिम पंक्ति में लट्टू की संख्या ये भी आ रही है 5 और ये भी आ रही है -4, क्योंकि हमारे पास n के 2 मान आए थे। कितने मान आए? क्योंकि द्विघात समीकरण बनी तो n के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर हुआ क्या हुआ कि हमारे पास जो पंक्तियों की संख्या कितनी बनेगी? 16 बनेगी। कितनी बनेगी? 16। और अंतिम पंक्ति के अंदर जो लट्टू की संख्या होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ है। किस प्रकार से अपन इसको किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपन इसको किया है। इसको आप व्यवस्थित तरीके से नोट करें। फिर अपन बढ़ते हैं, जो अपना अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है साथियों? ये आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। मैं रीड कर लेता हूं, इसको समझते हैं अपन। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। इसका डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से वो लड़की दौड़ रही है और आपके आलू को उठा उठा करके उस बाल्टी के अंदर क्या कर रही है? डाल रही है। तो इसके अंदर सिस्टम को समझना, क्या सिस्टम है कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई, जो कि आपको दिख रहा हुआ है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है, यानी फर्स्ट आलू से कितनी दूरी पर वो बाल्टी रखी हुई है? 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, तथा अन्य आलू को वो एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की, पहला आलू है, जैसे बाल्टी माना कि यहाँ पड़ी, आपको दिख रही बाल्टी, उससे 5 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है? एक आलू। फिर हर 3 मीटर की दूरी के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक एक आलू रखा हुआ है। ऐसे कितने रखे हुए आलू? ध्यान रखना साथियों, 10 आलू रखे हुए हैं। कितने हैं? 10। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, यानी सबसे पहले वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, फर्स्ट आलू को उठाती है, ला करके डालती, फिर वापस बढ़ती है, दूसरे को उठाती है, लाकर डालती, ऐसे वो 10 आलू को ला करके क्या करती है? डालती है। तो हमें यह प्राप्त करना साथियों कि प्रतियोगी कुल कितना दौड़ता है, वो कितना दौड़ता है, 10 आलू को डालने के लिए उसको कितना दौड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर देखना, इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करते हैं प्रथम आलू को उठा करके बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी। ठीक है, तो यहां बात करते हैं प्रथम आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी वो कितनी आएगी? देखना, सुनना। जैसे बाल्टी यहाँ है, यहाँ से 5 मीटर वो जाएगी और 5 मीटर वापस आएगी। भाई 5 मीटर जाएगी तभी वापस डालने के लिए 5 मीटर आएगी, तो कुल कितनी चली? तो वो चली 10 मीटर चली। तो वो आ जाएगा आपके पास 2 × 5 = 10 मीटर। ये आया प्रथम आलू के लिए। अब बात करते हैं, उसी प्रकार अपन बात करते हैं दूसरा आलू को उठा करके बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी कितनी आएगी? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो वो जाएगी और वापस आएगी, तो पहले बात सुनो
भाई मैं जाने वाली दूरी निकाल लेता हूं, उसका डबल कर दूंगा तो आने वाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ध्यान से सुनना, तो 2 से गुणा करूंगा किसको, पहले वाला आलू के पास गई 5 मीटर चली, फिर अगला आलू कितनी दूरी पर है 3 मीटर और है, तो ये 3 मीटर और जोड़ लो, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, यानी 8 मीटर वो गई और वापस 8 मीटर आएगी, इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया, ताकि 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 मीटर। फिर इसी बार प्रकार देखना, तीसरे आलू के लिए उठा करके बाल्टी में डालने के लिए तेज दूरी, कितनी दूरी चलेगी तीसरे आलू के लिए देखना, दुगुना करूंगा सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपके पास जाने और आने की दूरी है, तो जाने की दूरी कितनी तीसरे आलू के लिए देखना, सबसे पहले पहले आलू के लिए कितनी चलनी है 5, दूसरे आलू के लिए कितनी चलनी है 3, वापस दूसरे आलू से वापस तीसरा आलू कितनी दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर, तो एक 3 और मैं जोड़ दूंगा। तो ये देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8, और 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 22 मीटर हो जाएगा। 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 मीटर। तो इस प्रकार हमारे पास एपी बन गई, एक दूरियों की क्या बन गई एपी, वो बनी इस प्रकार 10 मीटर सबसे पहले, फिर 16 मीटर, फिर बनी 22 मीटर। इस प्रकार से हमारी चल रही है। और इस प्रकार अपन कितने आलू उठा रहे हैं, जैसे ये पहले आलू के लिए दूरी, दूसरे के लिए दूरी, तीसरे के लिए दूरी, ऐसे अपन 10 आलू उठा रहे हैं। कितने उठा रहे हैं 10। तो हमें उन 10 आलू के लिए तय की दूरियों का योग ज्ञात कर लेते हैं, ताकि वो व्यक्ति कितना चलेगा प्रतियोगी हमें पता चल जाएगा। यानी हमें S10 ज्ञात करना, 10 पदों का योग ज्ञात करना। यहाँ देखिए हमारे पास A कितना है, तो आप बोलोगे 10 है। हमारे पास D कितना है, तो 16 में से 10 घटा दो, सीधा सीधा 6 आ रहा है। हमारे पास N कितना है, कितने आलू उठा रहे हैं, तो 10 आलू उठा रहे हैं, N कितना हो जाएगा 10। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें साथियों ज्ञात करना है S10 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 10। तो हम तो सीधा सीधा सूत्र जानते हैं, SN बराबर होता है N/2, फिर होता है 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। तो ये हो जाएगा S10 बराबर 10/2, फिर आएगा 2A हमारे पास 10 है, N-1 यानी N कितना है 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9, इंटू D कितना है, तो अपने पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको काटो, कितनी बार कट रहा है 5, ये कितना हो जाएगा 20, 9 छंग कितना हो जाएगा 54, 9 छंग कितना हो जाएगा 54। यहाँ देखना ये आ जाएगा 5 इंटू 50, 50 और 60 70 और 74 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 74। गुणा कर लो, फाइनल आंसर आ गया है 5 चौक 20 का 0 हासिल का कितना आ जाएगा 2, और 7 पंचू 35, 35 36 37, और ये आ जाएगा हमारे पास कुल मिलाकर के 370 मीटर। यानी उस प्रतियोगी को 10 आलू डालने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 370 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ अपनी प्रश्नावली 5 पूरी तरह से क्या होती है, फिनिश होती है। तो साथियों जिन्होंने प्रश्नावली 5 को पूरा नहीं पढ़ा है, वो प्ले लिस्ट में जाकर के प्रश्नावली 5 क्लास 10th की जो समांतर श्रेणी है वो बनी हुई है, उसके अंदर सारे लेक्चर डले हुए हैं, वो 1 2 3 से सीरीज वाइज डले हुए हैं। वहां जाकर के आप क्वेश्चनों को अच्छे से देख सकते हो। आपको थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा कि इस क्लास के अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन कराया गया। यानी बहुत ही सिस्टमेटिक सिस्टम से प्ले लिस्ट के अंदर सारी चीजें डिटेल के साथ बताई गई है। आप वहां जाकर के देखें। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें और इनको उन साथियों तक, आपके उन मित्रों के पास इस चीज को पहुंचाए जो क्लास 9th और 10th के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। आने वाली क्लास के अंदर अपन एक नई प्रश्नावली रहेंगे और एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ उसको स्टार्टअप करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आप इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़े, इनके नोट्स बनाए हैं आपने तो उनको आप अच्छे से रिवाइज करें, और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप जो थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन डले हुए वहां जाकर देख ले कि कौन सी मतलब क्लास के अंदर आपको आपके उस क्वेश्चन का, उस डाउट का जो है वो समाधान हो सकता है, सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो आप इन चीजों को बहुत ही डिटेल से पढ़े। ठीक है, और अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, और अंत में इतना ही कह के जाएंगे आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.